स्ट्रैटेजी की कमी नहीं है यूट्यूब पे और इंडिया में और आपके पास। आप एक गूगल्स करेंगे आपको 100 स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी आज तक किसी के काम नहीं आया है। आपको पहुंचना कहां है? आपको टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है, टॉप 500 में आना है, एम्स में जाना है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी जाए। हर चीज दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं होता, हर चीज रिलेटिव होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कौन कहां से चीजों को देख रहा है। तो हम पहली स्ट्रेटजी आज ऐसे ही बनाने वाले हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मेरा सिलेक्शन अभी से पढ़ने से होगा कि नहीं, हम यहाँ पे हैं। देख भाई, इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई पूरे साल पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और कोई 4 महीने पढ़ेगा, 3 महीने पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं है। ओ फिर आगे स्ट्रैटेजी के लिए वो तो 6 महीने पहले भी मिला था, कुछ 4 महीने पहले भी मिला था, 3 महीने पहले भी मिल रहा है, 100 दिन का भी मिलेगा, 200 दिन का मिलेगा, यहां तक 1 हफ्ते का भी मिलेगा। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी आज तक किसी के काम नहीं आया है। इसका रीजन बड़ा सिंपल है। एक स्ट्रैटेजी हर बच्चे के लिए कॉमन नहीं हो सकती। हर बच्चे का रिक्वायरमेंट अलग है, हर बच्चे की एफिशिएंसी अलग है, हर बच्चे की पढ़ने का तरीका अलग है, हर बच्चे का गोल अलग है। हर बच्चे को एक जैसा गोल नहीं चाहिए। तो फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आई एम सॉरी, क्योंकि स्ट्रैटेजी की कमी नहीं है यूट्यूब पे और इंडिया में और आपके पास। आप एक गूगल्स करेंगे आपको 100 स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद के रिक्वायरमेंट और गोल के बेसिस पर नहीं बनाएंगे ना, तो आपको कोई फायदा नहीं है। कितने घंटे पढ़ने चाहिए, इसका कोई जवाब है क्या? आज तक मिला है क्या किसी को? कितने सवाल करने चाहिए, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका गोल क्या है, आप किस कंडीशन में बैठे हैं, आप कहां से शुरू कर रहे हैं, इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। एक स्ट्रैटेजी मैं कैसे बता सकता हूं? मैं नहीं बताऊंगा। मैं तुमसे आज 3 सवाल पूछूंगा। उस 3 सवाल को आपको अपने पेपर पे लिखना है और उस 3 सवाल का जवाब आपको उस पेपर पे खुद से बना के लिखना है और वही यहां पे कमेंट बॉक्स में आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। मेक योर स्ट्रैटेजी बाय योरसेल्फ। मैं बस आपको कुछ फंडामेंटल फैक्ट, ट्रुथ एनालिसिस करके बताऊंगा, उसके बेसिस पे आपको बनानी है। पहला सवाल, आपकी अभी क्या कंडीशन है? आप कहां पे अभी लाइज कर रहे हो? आप कहां पे खड़े हो? दूसरा सवाल, आपको जाना कहां है? जाना कहां है मतलब आपको पहुंचना कहां है? आपको टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है, टॉप 500 में आना है, एम्स में जाना है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी चलेगा। भाई लिखना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनेगी। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कितने दिन में आपको ये गोल को अचीव करना है? और ये बड़ा सिंपल सा है, डेली लाइफ में भी यही काम करता है। आपको कहीं एक्स जगह से चल के, सॉरी, आपको कहीं पे एक्स जगह से चल के वाई जगह पे पहुंचना है ना। मान लो ये तुम्हारा गोल है, एम है कि हमको यहां जाना है। किसी को यहां जाना होगा, किसी को यहां जाना होगा, कोई यहां पे खड़ा होगा तो उसको यहां पे पहुंचने के लिए पीछे आना होगा, कोई यहां पे खड़ा होगा, उसको पहुंचने के लिए आगे जाना होगा। तो आप किस ट्रेन में बैठेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है ना आपको जाना कहां है और आप कहां पे खड़े हो। बात समझ लो, आप कहां पे खड़े हो और आपको कितने देर पे जाना है। तो सबसे पहला सवाल कि आप कहां पे हो अभी। आपकी t इज इक्वल टू 0 आज अगर मैं एज्यूम करूं तो आप कहां हैं, आप कहां पे हैं। इसका जवाब आपको ऐसे लिखना है, इसका जवाब आपको ऐसे लिखना है कि मैं t इज इक्वल टू 0 पे, भाई 0 पे हूं, बिल्कुल भी मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा है। फिर उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी में बताऊंगा। दूसरी बात, मतलब मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, स्ट्रेटजी आपको बनानी। दूसरी बात, सर मैंने पढ़ लिया है, 11th कंप्लीट है, 12th नहीं कंप्लीट है, हमारा रिवीजन नहीं हुआ है। तीसरी बात, हमने पढ़ लिया है सर, रिवीजन भी हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ है। चौथी बात कि सर रिवीजन भी हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया, टेस्ट नहीं दिया है। तो आप अभी लिखिए आपने कितना किया है। अगर आपके 2 ही चैप्टर कंप्लीट है, देखो 0 जैसा कुछ नहीं होता है। तुमको सिलेबस पता है तो ये लिख, हम सिर्फ नेट का सिलेबस जानते हैं। तो ये लिख कि हम सब 4 चैप्टर पढ़े हैं सिर्फ बायोलॉजी के। तो ये लिख सर बायोलॉजी केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट है, फिजिक्स नहीं है। तो ये लिख फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट है, बायोलॉजी नहीं है। अबे जो कुछ भी है उसको लिख पहले। हाँ सर लिख लेंगे, बहुत बढ़िया से लिख लेंगे, कोई बात नहीं, चिल्लाओ मत सर जी। दूसरा, कहां पहुंचना है? व्हाट इज योर गोल? व्हाट इज योर एम? गोल, गोल क्या है? क्या है गोल? AIR 1 to 10, AIR 10 to 100, AIR। मैंने मतलब स्ट्रैटेजी बनाने से पहले मैं बहुत सोचा मैं क्या बोल दूं यार, इसको नहीं पता कि पढ़ने से सिलेक्शन होगा, लेकिन कितना पढ़ने से होगा, कैसे पढ़ने से होगा, इसमें डाउट है। तो ये तो सबका अलग अलग है।
100 से 500 तक चाहिए, 500 प्लस से चाहिए, या तुमको टॉप 1000 चाहिए, या गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, जस्ट गवर्नमेंट कॉलेज, जस्ट गवर्नमेंट कॉलेज क्या चाहिए। और तीसरी बात, कितने टाइम में आपको कवर करना है, टाइम क्या है, टाइम ड्यूरेशन आपके पास कितना है, आपके पास कितना है। अब आपको इन तीनों ही सवाल का जवाब आपको लिखना है और स्ट्रेटजी खुद बनाना है। मेरी बात समझिए, बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, हर चीज दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं होता, हर चीज रिलेटिव होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कौन कहां से चीजों को देख रहा है। तो हम पहली स्ट्रेटजी आज ऐसे बनाने वाले हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। चलिए अब यहां पे समझिएगा, सबसे पहले 3 चीज लिख लीजिए कि आप कहां पर है, आपको कहां पहुंचना है, और आपके पास कितना समय है। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। हाँ सर, इतना तो हमने लिख लिया। अब बारी आती है कि बेटा देखो, सबसे पहला सवाल का जवाब आपके मन में जो है वो मैं दे देता हूं। मेरा सिलेक्शन अभी से पढ़ने से होगा कि नहीं, हम यहां पे हैं। तो देख भाई, इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई पूरे साल पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और कोई 4 महीने पढ़ेगा, 3 महीने पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक अपनी जान झोंक दूंगा, तो क्या हमेशा वो लोग मेरे से आगे रहेंगे जो पूरे साल से तैयारी कर रहे थे? कभी भी नहीं। नो सर, कैसे? वो तो पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं। अरे पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, किस एटीट्यूड के साथ मेहनत कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हैं, इन सभी बातों पर डिपेंड करता है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनको कितना चाहिए, वो कितनी जोर से उनको नीट आया हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है। ऐसा अगर होता कि पूरे साल से पढ़ने वाले लोग ही सिर्फ सेलेक्ट होते, तो ड्रॉप क्यों होता? और अगर ड्रॉप होता तो जो 4 ड्रॉपर वाला तो पहले सिलेक्ट होता, प्रेशर तो कम होता। 1 ड्रॉपर वाला पहले सिलेक्ट होता, 3 ड्रॉपर वाला सिलेक्ट नहीं होता। सॉरी, 1 ड्रॉपर वाला सिलेक्ट नहीं होता, 3 ड्रॉपर वाला सिलेक्ट हो जाता। तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। नीट एग्जाम सिर्फ फोकस, माइंडसेट और अपनी औकात का गेम है। कितने फोकस से, किस माइंडसेट से आप अपनी किस कैपेबिलिटी से तैयारी कर रहे हैं, बस इस बात का गेम है। और बात तो यह है ना यार, जीवन एक संघर्ष है। हमें नहीं पता कि अगले 3 महीने में हम कहां पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें यह पता है कि हम 3 महीने अगर पूरी जी जान लगा के मेहनत करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें अचीव करेंगे जिसकी वजह से हम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देख सकते हैं। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी सवालों के जवाब अगर आपको मिल गए होंगे, तो अब हम समझते हैं कि नीट की रिक्वायरमेंट क्या है। व्हाट इज नीट एग्जाम? आपको ना इमोशनल फूल नहीं बनना है, आपको सेल्फिश होकर सिर्फ अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना है, आपको टीचर नहीं बनना, आपको पीएचडी नहीं करना। अभी से साल भर में हम पीएचडी करा देंगे, लेकिन अभी से जितना आपके पास टाइम है, क्या उस टाइम में नीट की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझते हुए आपको अच्छे से खुद के सोच से आगे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले मैं नीट की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूं तो नीट का किंग है बायोलॉजी। बायो इज किंग, यस, बायो इज किंग। सिंपल सी बात है। व्हेन वी टॉक अबाउट नीट, देन बायो इज द किंग एंड केमिस्ट्री इज हिज क्वीन। What is physics? Physics is the that enemy, not good man, good man. Bio is a king. बायो में 360 नंबर मिलने वाले हैं। बुरा लगे भला लगे, तुमको जैसा लगे, लेकिन यही है गेम। चाहे पेपर आसान हो या पेपर टफ हो, जो गेम चेंजर है, जो किंग मेकर है, वो है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द किंग इन नीट एंड बायोलॉजी इज द किंग मेकर। अब आते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री हमारा कितने नंबर का होता है भाई? 180 नंबर का होता है। और फिजिक्स भी होता तो 180 नंबर का है, लेकिन इस पर भरोसा हम नहीं कर सकते। फिजिक्स तो ऐसी चीज है जिससे दूर दूर से राम राम, ना तो ज्यादा दोस्ती सही, ना तो ज्यादा दुश्मनी सही, है ना। अब देखो कहानी, अब देखो कहानी भाई। और ये सारी बातें हम सिर्फ 3 महीने में जो होने वाला है उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे साल पढ़ो, फिजिक्स में पीएचडी करा देंगे तुमको, और इतना कराएंगे कि पूरे साल अगर तुम पढ़ लिए, तुम डॉक्टर बनो ना बनो, तुम मास्टर जरूर बन जाओगे फिजिक्स का, है ना। वो बातें अलग है। यहां पे हम पूरी फोकस करेंगे नीट 2026 पर। तो नीट 2026 की ये बातें चल रही है। हाँ, बायो इज द किंग। कमेंट पे सभी लोग लिखेंगे कि सर मान गए, आपके मुंह से सुन लिया, हम वो हो गए, धन्य हो गए, बायो इज द किंग। अब आइए, अब 2 तरह का पेपर पैटर्न होता है जब से नीट हुआ है 2013 से लेकर के 2025 तक। तो मेनली मोटा मोटा कह सकते हो 2 तरह का पेपर आया है। पहला पेपर आया मतलब पैटर्न 24, 23, 22, 17, 18 और 2020 में। इसको कहते हैं लेवल डाउन हो गया पेपर का। 25, 21, 2016 पेपर का लेवल टफ हो गया।
ठीक है, 2017-18 में मॉडरेट था, एवरेज था। जैसे ही पेपर डाउन आता, हमें नहीं पता 26 में कैसा आएगा, हमें नहीं पता 26 में क्या होने वाला है, तो हम समझते हैं सर दुनिया खत्म हो जाएगी। सर चाचा कह के गए थे 26 में दुनिया खत्म है सर जी। अरे चाचा ये कह के गए थे कि 26 में दुनिया खत्म है और वो 3026 निकला तो अरे जा, ये हम सच में नहीं कहते। तो यही तो प्रॉब्लम है, यही तो फिजिक्स में चाहिए। तो चाचा कह के गए थे सर 2026 में दुनिया खत्म है, लेकिन चाचा का कहने का मतलब 3026, सॉरी चाचा कह के गए थे 26 में दुनिया खत्म है, चाचा कह के गए थे सर 2026 में 26 में दुनिया खत्म है, चाचा कह के गए थे 26 में दुनिया खत्म है, लेकिन चाचा ये कहां बोला था 2026 में, अगर 4026 में खत्म होता तो ओ सर जी आया बायो आओ इधर। तो अगर पेपर का पैटर्न लेवल थोड़ा सा इजी होता है, लेवल डाउन होता है, तो कट ऑफ हाई होगा और आपको लगेगा कि अरे भाई साहब एकदम मजा ही आ गया, हमने तो फोड़ दिया, 650 650 नंबर एग्जाम में आ रहे हैं और फाइनली जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ आपका बहुत हाई चला जाता है, आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो कभी भी कितने सवाल आप कर पा रहे हो ये मैटर नहीं करता, रिलेटिव मैटर करता है कि आप किस पेपर में कितने सवाल कर पा रहे हो। ठीक है, अब देखो जैसे पेपर में लेवल डाउन जाता है, कट ऑफ हाई चला जाता है, वहां पे मैटर करता है हाई एक्यूरेसी, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम 650 नंबर आपको स्कोर करने पड़ते हैं। सरफेस लेवल पर आपको पूरी कंसेप्ट आनी चाहिए। 4 चैप्टर में आप पीएचडी कर ले कुछ नहीं मिलने वाला है, आप 4 चैप्टर में जे एडवांस का सवाल करने कुछ नहीं मिलने वाला है। आप पूरे 100% फिजिक्स के 30 चैप्टर, केमिस्ट्री के 30 चैप्टर, बायो के 30 चैप्टर में आपकी पूरी नॉलेज सरफेस लेवल पे है कि नहीं ये मैटर करता है। ठीक है, कितना आपको याद है, मेमोराइजिंग पावर मैटर कर जाता है। अगर पेपर टफ आए तो क्या होता है, पेपर टफ आता है, लेवल हाई होता है, तो बायो इज द किंग। आज नीट 2025 और नीट 2016 में सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों को है जिनका बायो स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स के 2 क्वेश्चन टफ आ गए तो हम फिजिक्स में पीएचडी कर लेते, नहीं, वहां पे भी आपको जो बचाएगा वो कौन बचाएगा, बायो बचाएगा। अब पेपर का कट ऑफ लो चला जाएगा, क्यों, पेपर टफ है, पेपर टफ है, लेकिन बायो तो टफ नहीं है। बायो में अगर आप 340 प्लस, केमिस्ट्री में 130 प्लस स्कोर करते हैं तो ये जोड़ के होता है 0 4 3 7 और 3 470 नंबर। अब यहां से अगर आपके फिजिक्स में 80-90 नंबर तो चाहिए यार, 80 से 100 नंबर भी आए तो 450 से लेकर के 490 तक का आपका कट ऑफ हो जाएगा। मैं सही जोड़ रहा हूं, अच्छा नीचे क्यों कर दिया मैंने, 80 जोड़ेंगे हाँ तो 450 सही है, और 100 जोड़ेंगे तो 570। तो इतना मिनिमम स्कोर मैं कह रहा हूं, मिनिमम। अरे 80 नंबर 20 सवाल तो कोई भी कर लेता है फिजिक्स में, 45 में से 20-25 सवाल तो कर ही लोगे। हाँ सर, अब पेपर टफ होता है तो ये कैलकुलेशन, पेपर इजी होता है तो ये कैलकुलेशन। अब डिसाइड योरसेल्फ, स्मार्ट बनो, इंटेलिजेंट बनो, इमोशनल फूल मत बनो कि हमको क्या करना चाहिए। नीट 2025 में जो भी बच्चे 30-32 सवाल करके आ गए थे उनके 600 नंबर आ गए, और 600 नंबर आते ही फिजिक्स में 30-32 सवाल कर लिए, 35 सवाल कर लिए, 600 नंबर आ गए। 600 नंबर आती है एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, जोधपुर, ऐसे जगह पे बैठे हुए। ठीक है, तो बोलो सर हम इस कंसेप्ट को समझ गए कि नीट का पैटर्न क्या है और हमें कैसे पढ़ना है। अब बारी आती है अभी से जितना हमें समय बचा हुआ है उसमें कैसे स्ट्रेटजी बनाए। तो कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। पहली बात, टाइम खराब करना बंद कर दो। आज के बाद से ना तो कोई दोस्ती, ना तो कोई 4 लोगों से यारी, ना ही ये पूछो कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर तुमको लगता है कि मतलब कफन बांध के इसमें 3 महीने अपने जीवन से हटा के कूद जाना है तो कूद जाओ, वरना छोड़ दो। अगर एक बार कूद जाओ तो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ना है 3 महीने, सिर्फ पढ़। देखो ऐसे सिचुएशन समझो, आज कितने साल के हो, बहुत साल के हो, उस तुमने जीवन जितने अभी तक जीवन जिए हैं उसमें से सिर्फ 3 महीने का मैं वेटेज पूछूं तो कितना है। सर अगर मान लो मैं 20 साल का हूं या 17 साल के हो या 18 साल के हो, 18 साल में 3 महीना क्या मैटर करता है तुम्हारे जीवन में, बताओ। 18 महीने में 3 महीना तुम्हारे जीवन में क्या मैटर करता है। 18 साल में अगर मैं 3 महीने का वेटेज पूछूं कितना है, शायद 1%, 2%, आधा परसेंट। तो उस आधे परसेंट को तुम क्या मुझे दे सकते हो। आधा परसेंट आपको दिए, अपने जीवन का 3 महीना हम सर आपके नाम लिख दिए। तो आज 50 पैसे के बॉन्ड पेपर पे, 50 पैसे के बॉन्ड पेपर पे, मतलब ये कमेंट पर 50 पैसे का ही कमेंट है, कोई भी करके चला जाता। तो 50 पैसे के बॉन्ड पेपर पे ये लिख दो कि सर 3 मंथ अपने जीवन के मैंने आपको दे दिए, और एक बार दे दिया तो किसी का नहीं सुनना मेरे अलावा, कुछ नहीं सुनना। कोई भी कुछ भी बोले ना, कोई भी कहीं भी कोई भी स्ट्रेटजी आ जाए, वो कुछ भी बोले और तुमको कंट्राडिक्टरी लगे, सुनना ही नहीं। कंसेप्ट काम आता है, स्ट्रेटजी नहीं। स्ट्रेटजी से सवाल नहीं होते, कंसेप्ट से सवाल होते। जितना घसे हुए रहोगे, जितना रगड़े हुए रहोगे, उतना काम आएगा। सर 3 महीने आपके नाम पे लिख दिए और साइन कर दे यहाँ पे, लो सर जी डॉक्टर रामलाल, पहली बात। उसके बाद 3 महीने कुछ नहीं सुनना,
जो क्लास में मैं रोज आके बोलूंगा, रोज कराऊंगा, वही करना है बस बात। उसके बाद रिसोर्स एक्सपेंड मत करो, मतलब ये भी किताब, वो भी किताब, फलाने का किताब, ढिमकाने का किताब मत करो। यहां का टेस्ट सीरीज, वहां का टेस्ट सीरीज मत करो, यहां का लेक्चर, वहां का लेक्चर, यहां का रिवीजन मत करो। एक लिमिटेड टाइम में आपको लिमिटेड रिसोर्स से ही प्रायोरिटाइज करके चीजों को करना पड़ता है। आपको सब कुछ करने का टाइम नहीं है, आपको प्रायोरिटी बेस पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो करने का टाइम है, और ऐसा करने का टाइम है कि आपने जो भी गोल बनाया है वहां तक हम पहुंचा दें। तो चलिए आगे समझते हैं। तो मल्टीपल रिसोर्स नहीं करना, मिनिमम रिसोर्स और मैक्सिमम आउटपुट लेना है, ठीक है। मिनिमम रिसोर्स और मैक्सिमम आउटपुट लेना है, ठीक है। रिसोर्स को लिमिटेड करो। अगर तुमको कहीं का टेस्ट सीरीज करना है तो एक या दो जगह करो बस। तुमको कोई किताब फिजिक्स में सॉल्व करना है तो एक किताब पकड़ो बस, और उसमें पूरी पीएचडी कर जाओ। दूसरी बात, मल्टीपल टेस्ट बुक लेक्चर नहीं करना, स्किप टेस्ट नहीं करना, स्किप टेस्ट नहीं करना, आपको टेस्ट देना है हमेशा। स्किप नीट पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू तो हम कुछ समझते ही नहीं आजकल, नहीं भाई। आज भी सिलेक्शन का आधार नीट पीवाईक्यू है, लिख के ले ले। नीट 2025 में भी 25 से 32 35 सवाल एकदम नीट के पीवाईक्यू जैसे आए थे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। कंप्लीट नोट्स आपको नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या करना है, अब आते हैं यहां पर। करना क्या आपको, तो 100% फोकस से बात करना है। 3 महीने अपने जीवन के मुझे दे देने हैं, और इस 3 महीने में सिर्फ मेहनत करना, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। आपके सोचने से रिजल्ट आ जाएगा क्या है, नहीं आएगा ना। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है पढ़ाई के बारे में, फोकस पढ़ाई के रिलेटेड करना है। दूसरी बात, रिसोर्स लिमिट करनी है ना। एक बुक, एक टेस्ट, एक वीडियो लेक्चर, 1 वीडियो लेक्चर, 1 बुक, 1 टेस्ट सीरीज, दैट्स इट, इनफ है, इनफ है। और सुनना, ये ना बात एक चैप्टर दो चैप्टर की नहीं होती, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट की नहीं होती। बात ये होती है कि सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट में इतना कर लेंगे ना, तो बताओ कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। टेस्ट को अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है, अटेम्प्ट एवरी टेस्ट। नीट पीवाईक्यू मस्ट है, और डेट भी लिख देता हूं 2013 से लेकर के 2025 तक। उसके बाद जेई मेन पीवाईक्यू सेलेक्टेड सारे ईयर के करने जरूरी नहीं है, आप 2023 से लेकर के 2025 तक कर लीजिए, जस्ट सिलेक्शन चाहिए तो। अगर आपको लगता है कि मुझे जस्ट सिलेक्शन चाहिए तो 2024 से 2026 तक कर लीजिए। अभी जो पेपर आएगा ना रिसेंट में, वो कर लीजिएगा जस्ट सिलेक्शन के लिए, जस्ट सिलेक्शन के लिए। और अगर आपको टॉप 100 में रैंक चाहिए तो नीट सॉरी जेई जेई 2019 से 2023 करिएगा बस, 24-25 नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गुरु मंत्रा मैंने तुमको दे दिया है, सबसे बड़ी गुरु मंत्रा दे। तुम अपने रिक्वायरमेंट से डिसाइड कर ले। अगर तुमको टॉप 500 में, टॉप 400 में, टॉप 100 में रैंक चाहिए तो जेई मेन के पीवाईक्यू, जेई मेन पीवाईक्यू, जेई मेन पीवाईक्यू आपको सिर्फ और सिर्फ 19 से 23 तक करना। और आपको जब सिलेक्शन चाहिए तो आपको 24 और 25-26 का करना है, ठीक है। जो आएगा वो तो सबको करना होता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, कंप्लीट नोट्स आपको नहीं बनाना। क्यों, क्योंकि अभी लिखने का टाइम नहीं है। लिखने के टाइम में तुम नहीं लिख पाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, ठीक है। चलिए, तो सर एक वीडियो लेक्चर कौन सा, वो आप डिसाइड करेंगे, मुझे नहीं पता। आप डिसाइड करेंगे आपको पढ़ना कहां से। अगर आपको मिशन 100 में पढ़ना है, आप मिशन 100 से पढ़िए, कहीं और से पढ़ना है, कहीं और से पढ़िए, एक वीडियो लेक्चर, ठीक है। एक बुक कौन सा, तो एक बुक मैं आपको क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें क्लास में भी रहने दें, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज कौन सा, पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज, सिंपल सी बात है। और बुक के लिए मैं क्लास में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मैं आपको बुक बताऊंगा, है ना, वो उस हिसाब से बताऊंगा जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पीवाईक्यू तो मस्ट ही है। उसके बाद अगर मैं 11th और 12th फिजिक्स की बात करूं तो मोटा मोटा कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स किसी सब्जेक्ट को लगने चाहिए नीट के हिसाब से तैयारी करने के लिए, ठीक है। कितने लेक्चर लगने चाहिए नीट के हिसाब से तैयारी करने के लिए, तो देखो नंबर ऑफ लेक्चर मोटा मोटा मैंने लिखा बेसिक मैथ में 2 लगने चाहिए। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन स्किप नहीं करना। कुछ ऐसी चीजें ना, आप कितना भी आपको अच्छा आता हो, लेकिन उसका यूज सबसे ज्यादा होना है तो उसको तो अच्छे से करना पड़ेगा। आपको भले ही बहुत कुछ आता हो, बहुत 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 आप पीएचडी हो उस चीज पर, सॉरी पीएचडी हो उस चीज पर, लेकिन लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको करना पड़ेगा। ग्राफ, कौन से फिजिक्स के चैप्टर में, कौन से टॉपिक में ग्राफ नहीं बनता है, तो बेसिक मैथ में ग्राफ, फिगरो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये आपको करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपको कितना भी आता हो। वेक्टर, वेक्टर का मैं आपको मुंह पे ही ना, मुंह पे, तेरे मुंह पे 10 चैप्टर का नाम ऐसा बता दो जो बिना वेक्टर के पढ़ाई नहीं जा सकता। लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोस्टैट, ग्रेविटेशन, एसी और ईएम वेव एंड एसएचएम वेव, बिना वेक्टर के पढ़ लोगे। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वर्क डन, पूरा वेक्टर में पूरा मैग्नेटिज्म में क्रॉस प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स में आता है। मैग्नेटिक फोर्स F बराबर क्यू, F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, बिल बी आई एल क्रॉस बी।
टॉर्क आर क्रॉस एफ, कितना क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वर्क एनर्जी, वर्क डॉट प्रोडक्ट में, पोटेंशियल एनर्जी पी डॉट ई डॉट प्रोडक्ट में। तो इसमें पीएचडी करना पड़ेगा आपको। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। काइनेमेटिक्स 2 से 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन की पकड़ हमने बना ली। उसके बाद वेरिएबल एक्सीलरेशन के कुछ फ्लेवर समझ लिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के फ्लेवर समझ लिए, ग्राफ के फ्लेवर समझ लिए, और सीधा हमने समझ लिया मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। बस इसमें 3 लेक्चर लगेंगे। मोशन इन अ प्लेन में काफी कुछ है। प्रोजेक्टाइल समझ लिया, जनरल 2D मोशन समझ लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी समझ लिया, और हमने रिलेटिव मोशन समझ लिया, और सर्कुलर मोशन समझ लिया। काइनेमेटिक्स वाला पार्ट बस ये है तुम्हारा मोशन इन अ प्लेन का पार्ट। लॉज ऑफ मोशन, पुल्ली प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम, स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट, ये देखो कनेक्टेड बॉडी मोशन, इंक्लाइन प्लेन पे मोशन कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 लेक्चर लगने चाहिए। फ्रिक्शन आगे भी बहुत काम आता है। वर्क एनर्जी पावर, वर्क का कंसेप्ट पढ़िए, और काइनेटिक और मोमेंटम का रिलेशन पढ़िए, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़िए। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पढ़िए, स्प्रिंग पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल पे जो सवाल बनता है वो बनिए। पावर का कंसेप्ट पढ़िए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़िए। उसके बाद कोलिजन, सेंटर ऑफ मास लिखना सीखिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए। अब देखिए, अब ना चाहे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कोई चीज और लिस्ट इंपॉर्टेंट हो, अभी इतना समय है कि सब कुछ आपको अच्छे से करना चाहिए। कोई चीज से सवाल नहीं आया, वो आ सकता है। कोई चीज कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आपने थोड़ा सा फॉर्मूला देख के गया, हो सकता है उसी पे सवाल आ जाए डायरेक्ट। नो वन नोज की पेपर कैसा आएगा। हाँ, लेकिन अभी भी मैं आपको 20-25 टॉपिक क्लास में बताऊंगा, ऐसा बता दूंगा जिससे 25 सवाल डन है। 25 टॉपिक 25 सवाल मैं अभी लिख देता हूं, तो अभी तेरे मुंह पे बोल दूंगा 25 टॉपिक 25 सवाल। 25 टॉपिक नहीं, चल 35 टॉपिक बोल देता हूं, और 25 सवाल, ये तो मस्ट है। 25 क्वेश्चन मैं बोल दूंगा, लेकिन उसके लिए उससे 25 टॉपिक पढ़ने में भी आपको 10 क्लास लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत से कर लेंगे। 35 टॉपिक पढ़ने में भी आपको 10-15 क्लास लगेगा। कौन से 35 टॉपिक? गेट का सवाल हर साल आता है, डायोड का सवाल हर साल आता है, फोटो इलेक्ट्रिक हर साल आता है, एक्सरे का फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, डिब्रॉगली वेवलेंथ का हर साल आता है, और फिर उसमें चले जाओ वर्क डन और पावर का 2 कप पढ़ लो, उसमें से एक सवाल हर साल आता है। ऐसी चीजें हैं जहां से सवाल आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से, रे ऑप्टिक से बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से सवाल आता है, तो क्लास में बता देंगे। लेकिन अभी ना आपको पूरा पूरा थोड़ा ना पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। बेसिक से कंसेप्ट लेके उठाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे। जैसे मैं क्या बोला वीडियो लेक्चर में, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं एकदम जीरो से शुरू करूंगा और आपको बेसिक फील दिलाऊंगा फिजिक्स का, बेसिक फील दिलाऊंगा फिजिक्स का। उसके बाद मैं आपको थ्योरी जो पढ़ा रहा उस पर क्वेश्चन फ्रेमिंग सिखाऊंगा। थोड़ी सी चेंज करिए मैंने आजकल, पढ़ाने का स्टाइल और इंप्रूव किया है। क्या? क्वेश्चन फ्रेमिंग अलग से सिखाता हूं। मैं क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाता, मैं तुमको कोई कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, कोई फिजिक्स की चीज बताऊंगा, और मैं तुमसे पूछूंगा बताओ क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें बन सकते हैं। तुमसे पूछूंगा, यस तुमसे। अब तुम सोचोगे कि अच्छा ये हमने थ्योरी पढ़ी, अब इस थ्योरी पे अगर मुझे क्वेश्चन फ्रेमिंग करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर तू ये सीख गया तो भाई इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होना है वो तो तू खुद सीख जाएगा। तो मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं तुमको क्वेश्चन फ्रेमिंग सिखाऊंगा। फिर हम पीवाईक्यू बेस्ड 100% करेंगे। अगर मुझे टाइम का लिमिटेशन हुआ तो मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन पीवाईक्यू मैं एकदम कराऊंगा और पूरा कैलकुलेशन करके आंसर तक निकाल के पहुंचाऊंगा तुमको, क्योंकि जो जरूरी है वो जरूरी है, मुंह नहीं फेर सकते। और आप एकदम बच्चे की तरह सोचिए कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या जरूरी है, बच्चे के लिए सोचिए। मैं हवाबाजी कुछ भी कर दूं यहां पे, उससे फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में। मेरे जीवन में पड़ेगा, आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या जरूरी है वो समझने की कोशिश करिए। कैलकुलेशन हम सीखेंगे बहुत अच्छे से, और कंसेप्ट अप्लाई करना सीखेंगे। उसके बाद जेई मेन एंड जेई एडवांस के मैं आपको बताता हूं, ये प्रॉमिस कर रहा हूं और मैं करा दूंगा। 30% क्वेश्चन जेई एडवांस के, 30 से 40% क्वेश्चन तेरे क्रैश कोर्स में जेई एडवांस के मैं 20 साल के करा दूंगा तुमको, बहुत होता है। और जेई मेन के 50 से 60% क्वेश्चन करा दूंगा मैं। सर इतना कैसे कर पाओगे? कर लेंगे, वो छोड़, मेरी एफिशिएंसी बहुत हाई है, करा दूंगा मैं। कम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक ये बातें हो गई। 12th में भी मोटा मोटा चैप्टर नहीं लिखा, ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, अब सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, तो इस वीडियो लेक्चर से आपको हर रोज क्या बनाना है? शॉर्ट नोट्स बनाना है। कैसे बनाना है ये क्लास में बात करेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्वेश्चन सिर्फ 20% ही नोट्स में लिखना है। कंप्लीट थ्योरी ओनली 20% क्वेश्चन, ये मैं क्लास के पीपीटी में मार्क करके दूंगा हर रोज कौन सा क्वेश्चन इन नोट्स, बाकी सब प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद संघर्ष असाइनमेंट आपको देंगे, प्रैक्टिस सीट, जिसमें लेवल अप क्वेश्चंस होंगे। वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा टाइम कितना अलाउ करता है, उस हिसाब से करना है। किसी को अगर टॉप 100 में रैंक चाहिए तो ये मस्ट है,
टॉप 200 में रैंक चाहिए, मस्ट है। किसी को सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, नहीं जरूरी, इतना कर लो, आगे जो डीपीपी आएगा वो कर लेना, हो जाएगा काम। वो तो तुम्हारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि तुम वो किस तरीके से काम करना। उसके बाद टेस्ट मस्ट है, और टेस्ट के बाद आपको करनी है एनालिसिस। एनालिसिस में आपको पूरी 100% एनालिसिस करनी है कि हमारी गलती कहां हो रही है। और हर टेस्ट में चाहे आपके 200 नंबर आए या 300 आए या 400 आए, आप स्कोप ढूंढेंगे इंप्रूवमेंट का। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट आप हर हर टेस्ट के बाद देखेंगे कि मेरा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट 20 नंबर का कहां है, 10 नंबर का कहां है। बस अगर तेरे 200 नंबर आते हैं तो 30 नंबर का ढूंढ, 300 आता है तो 20 नंबर का ढूंढ, 400 आते हैं तो 20 नंबर का ढूंढ, 500 आते हैं तो 20 नंबर का ढूंढ, 600 नंबर आ रहे हैं तो 10 नंबर का ढूंढ, 650 आ रहे हैं तो 5 नंबर का ढूंढ, कि 5 नंबर में और कहां बढ़ा सकता है। तो ये एनालिसिस करिए और अपने वीक पॉइंट पे काम करिए। आपको 100 दिन में सेलेक्ट होना है, तो आपको पता है क्या चाहिए, एक हाईली रिलेवेंट और कंसंट्रेटेड वीडियो लेक्चर जो आपको मिशन 100 मिलेगा। अगर आपको 100 दिन में सेलेक्ट होना है तो आपको क्या चाहिए, एक लिमिटेड रिसोर्स का एकदम हाई एल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो आपको मिलेगा। ठीक है। अब आप यहां से ना हर टॉपिक पे फैलते चले जाओगे, कुछ भी पढ़ने लगोगे तो सिलेक्शन होना इंपॉसिबल है। तो आपको बहुत तरीके से चारों सब्जेक्ट को, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स को बैलेंस करना है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से सेलेक्ट करना है और यहां से आगे बढ़ना है। सिलेक्शन हो सकता है, यस। किस तरीके से, कितनी मेहनत करते हो, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर ये 3 महीने बिना किसी सोचे समझे सिर्फ गिरते पड़ते, चाहे तुम्हारी कोई भी कंडीशन हो, मेहनत कर लिए, और जितना तुम इस बैच में तुमको कंटेंट मिलेगा वो 100% अच्छे तरीके से कवर कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि नीट में, गारंटी बिल्कुल देता हूं, थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा लेकिन मैं देता हूं, क्योंकि मैं वो कंटेंट डिलीवर करूंगा बेटा। नीट में चाहे कैसा ही पेपर आ जाए, अगर नीट 25 जैसा भी आ गया, तो मैं जितना करा दूंगा, वहां से 40 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, और 40 में से अगर तुम 35-38 कर लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। 24-23 जैसा पेपर आ गया तो 45 के 45 सवाल तुमको नोट से दिख जाए। ठीक है। और इंटेलिजेंटली अपने 3 सवालों का जवाब लिखो और खुद तुम स्ट्रैटेजी बनाओ कि हमें कब से कब कितना कितना करना है, बात खत्म। अब तुम बोलोगे सर रोटेशन में 3 ही दिन में कैसे कंप्लीट करूंगा, कहां गया रोटेशन, वही होगा, 3 ही दिन में कैसे कंप्लीट करूंगा सर, 4 लेक्चर लगने चाहिए, 4 लगने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 लगा लो। लेकिन अगर तुम 6 लगाओगे तो सिलेक्शन भूल जाओ। मतलब यहाँ पे टाइम है हाई एल्ड वैरायटी से चीजों को करने का। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो। अब इसमें रोटेशन में अगर मैं तुम्हें ना 4 टॉपिक लिख दूं, उसमें से 2 सवाल मस्ट है, पता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन देख लेना, हर सवाल आता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देख लेना, इससे सवाल हर अल्टरनेट आता ही आता है, एंगुलर मोमेंटम। तीसरा, रोलिंग अब तो हट गया थोड़ा सा, टॉर्क लिखने पर, टॉर्क, टॉर्क और एक रोटेशनल काइनेमेटिक्स का, रोटेशनल काइनेमेटिक्स का, उसके रोटेशनल एनर्जी का, तो देख लेना सवाल आता है। तो मैं वही पूरा करा दूंगा ना, और बाकी हुए थोड़ी बहुत चीजें इंक्लाइन प्लेन पे, रोलिंग पे, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन जो चीजें हैं वो तुमको करा दूंगा। ठीक है। तो ये पूरी बातें हैं, रियलिटी समझिए, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझिए, अपनी कैपेबिलिटी को समझिए और अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।